फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 1 नवंबर से निष्ठा प्रशिक्षण का मॉड्यूल नंबर 4 शुरू हो रहा है। मॉड्यूल नंबर 4 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, उत्तर प्रदेश। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने भाग 1, 2, 3 व 4 लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप देख पाएंगे गतिविधि 1 की प्रश्नोत्तरी भी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे प्रशिक्षण आरंभ करना है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। साथियों, आपके यहाँ के टीचर्स ग्रुप में इस तरह का मैसेज मिल चुका होगा आपको, जिसमें मॉड्यूल नंबर 4 का लिंक दिया गया है। इस तरह से आया है, निष्ठा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश मॉड्यूल 4 लॉन्च, स्टार्ट डेट 1 नवंबर 2020 और एंड डेट है 15 नवंबर 2020। इसमें इसका लिंक भी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जैसे कि आप अवगत है कि निष्ठा प्रशिक्षण प्रदेश में 16 अक्टूबर 2020 से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया है। इसी क्रम में मॉड्यूल 4 1 नवंबर 2020 से लाइव किया जा रहा है। जिसका लिंक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस लिंक को टच कर देना है इस तरह से। जैसे ही आप इस लिंक को टच करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा ओपन विद, दीक्षा में ओपन करेंगे इस तरह से। जब आप इसको कर देंगे तो ये इस तरह से किताब खुलने लगेगी आपकी दीक्षा पोर्टल की। ये खुल रही है, आप देखेंगे, थोड़ा समय लेता है। वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी, प्लीज़ वेट। किताब खुल रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे किताब खुल गई है। तो साथियों, मैंने इस कोर्स के लगभग 7 पार्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है मॉड्यूल का अवलोकन, ये वाला। तो इसमें आपका उद्देश्य है और फिर उसके बाद सामग्री की रूपरेखा। तो हम पहले आपको उद्देश्य बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप उद्देश्य पर टच कर देंगे तो इसके उद्देश्य आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से। इसमें लिखा हुआ है, इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे शिक्षकों एवं बच्चों के बीच मौजूदा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों और पक्षपातों और उन पर आलोचनात्मक रूप से पहचान करना, विभिन्न विषयों के व्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना, कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग और उन्हें ग्रहण करना, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की भूमिका को समझना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों की पहचान और उनके योगदान की उदाहरण द्वारा प्रशंसा करना, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना। तो ये इसके उद्देश्य है। तो जब आपके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तो आपका इस तरह टिक लग जाएगा। जो पहला मॉड्यूल अवलोकन पहला पार्ट है, मॉड्यूल नंबर 4 का जो पहला पार्ट था मॉड्यूल अवलोकन, इसके 2 पार्ट हैं, उद्देश्य और सामग्री की रूपरेखा। आपका जब उद्देश्य हो जाएगा तो इस तरह उद्देश्य पर टिक लग जाएगा और आप सामग्री की रूपरेखा पर टच कर देंगे तो इस तरह से सामग्री की रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी। इसमें दिया गया है नंबर 1 पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय, नंबर 2 विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ, नंबर 3 प्रच्छन्य पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की भूमिका की समझ, नंबर 4 पर है भाषा शिक्षण में से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश, नंबर 5 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश और नंबर 6 पर है गणित शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश, 7 विज्ञान शिक्षण में जेंडर संबंधी समस्याओं का समावेश, नंबर 8 गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश और नंबर 9 है गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश और नंबर पे है सारांश। तो इस सामग्री की रूपरेखा इन्होंने इसमें दे दी है कि इस मॉड्यूल में क्या क्या कंटेंट हमको मिलने वाला है। ये पूरा हो जाएगा तो आप इस तरह से आ जाएगा, आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा।
नेक्स्ट करते ही आपके सामने आ जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय। आपको इसको प्ले कर देना है। ये एक वीडियो है, इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में जेंडर का परिचय, प्रोफेसर श्रीमती नीरजा रश्मि जी की वीडियो है। 6 मिनट 20 सेकंड की वीडियो है। साथियों, इसे आप स्किप बिल्कुल भी ना करें, इसको पूरा देखना है वीडियो को, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको मॉड्यूल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बाद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब इन्हीं में से पूछे जाते हैं, तो ये आपको पूरा देखनी है। आप देख सकते हैं इसमें जो इन्होंने कंटेंट बताया है, विभिन्न विषयों के शिक्षण अधिगम में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना, कक्षा के वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों के प्रयोग का सुझाव देना, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना, जेंडर संबंधी वर्तमान रूढ़िवादी दृष्टिकोणों और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने और उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए तैयार करना। तो आपने देखा ये वीडियो मैंने 6 मिनट 49 सेकंड में पूरी की थी, पूरे ध्यान से देखी थी। इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आपको इसकी प्रतिलिपि है, जो ये वीडियो थी इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। इसमें लिखा है कि नमस्कार मित्रों, आज हम जेंडर संबंधी विषयों को पाठन में किस प्रकार समावेशी विधि से स्थान दिया जाए, इस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है, आपको ये पूरा पढ़ना है। जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पर आ जाएगा विद्यालय शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ। फिर इसको आप प्ले कर देंगे। ये एक वीडियो है, ये पार्ट 3 चल रहा है, मॉड्यूल का पार्ट 3 है। इस वीडियो को आपको देखनी है। प्रोफेसर श्रीमती मोना यादव जी की वीडियो है, 12 मिनट 24 सेकंड की वीडियो है। ये आपको पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से देखना है बहुत। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह से इंटरफेस आएगा, जस्ट कंप्लीटेड, इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस वीडियो की प्रतिलिपि है, इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है इसके अंदर कि हेलो नमस्ते मित्रों, आज हम जेंडर और उससे जुड़ी अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन जेंडर को समझने से पहले हमें सामाजिक निर्माण को समझना चाहिए, जो जेंडर के संदर्भ में हमारे विचारों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। इस तरह से आपको पूरा पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि उदाहरण के लिए जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कपड़े के टुकड़े में लपेटा जाता है। तो क्या हम बता सकते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की? हम नहीं बता सकते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम विभिन्न तरीकों के माध्यम से लड़के या लड़की के बीच अंतर करना शुरू कर देते हैं। तो ये मित्रों आपको लेख पूरा पढ़ना है। इस तरह अच्छा लेख है, बहुत इंटरेस्टिंग लेख है, पढ़ना है। जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। गतिविधि 1, रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना। इस तरह से एक गतिविधि आ गई है इसमें। अब इसे ध्यान से देखना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष, महिला या दोनों से जुड़ी हैं। इसको आप एरो का निशान आ रहा है, इसको टैप करके आगे बढ़ जाएंगे। पहला सवाल आया है निर्णय लेना, पुरुष स्त्री दोनों। तो हमारे समाज में जो मान्यता है वो यही है कि पुरुष निर्णय लेते हैं। तो हम इस पर पुरुष पर टच करके इसको आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से। अगला सवाल है आश्रित। हमारे समाज की मान्यता यही है कि स्त्री आश्रित होती है पुरुष पर। तो जो हमारी समाज की मान्यताएं हैं, जो रूढ़िवादिताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर इनका उत्तर देना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्त्री आश्रित होती है। आजकल की डेट में, आज के समय में स्त्री पूरी तरह से डिपेंड होती है अपने ऊपर। स्त्री सरकारी नौकरी करती हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं। तो लेकिन हमें जो इन प्रश्नों का जवाब देना है वो रूढ़िवादिताओं को ध्यान में रख कर देना है। तो हम स्त्री पर टच करके आगे बढ़ जाएंगे। निडर और बहादुर, यहाँ पर पुरुष को माना जाता है, तो हम पुरुष पर टैप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भावुक, स्त्री को भावुक माना जाता है, जबकि पुरुष और स्त्री दोनों ही भावुक होते हैं। लेकिन जो समाज की रूढ़िवादिताएं हैं उसमें यही माना जाता है कि स्त्री भावुक होती है। तो हम स्त्री पर टच कर देंगे, टैप कर देंगे और इसको आगे बढ़ जाएंगे। सक्षम,
सक्षम तो दोनों ही होते हैं, लेकिन पुरुष को सक्षम ज़्यादा माना जाता है। ये भी एक रूढ़िवादिता ही है, तो उस पर टच करके हम आगे बढ़ जाएंगे। शक्तिशाली, यहाँ पर भी पुरुष पर ही टच करेंगे और इसको हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से 6/6 इसमें नंबर आ गए हैं। फिर इसको करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। गतिविधि नंबर 2, जेंडर का मीडिया चित्रण का विश्लेषण। एक ऐसे विज्ञापन के बारे में सोचें जो जेंडर संबंधी रूढ़ियों को मजबूत करता है और एक अन्य विज्ञापन जो जेंडर के अनुकूल है। आप विज्ञापन वीडियो के लिंक को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। चिंतन के लिए कुछ समय लें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज करें। तो मित्रों, यहाँ पर एक URL दिया गया है, आपको निष्ठा एक्टिविटी ब्लॉग पोस्ट पर जाकर इस पर अपनी राय देनी है। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। गतिविधि 3, स्वयं विचार करके, इसमें आप टैप करके इसको प्ले करेंगे। यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये 3 अतिथि बैठे हैं मेज पर, एक गुड़िया खड़ी है, लड़की खड़ी है, वो इन्हें पुष्प दे रही है और नीचे बच्चे बैठे हैं। तो इसे विचार करना है कि चित्र को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें कि तस्वीर में क्या हो रहा है। स्कूल के कार्यक्रमों के दौरान लड़कियों को फूल देने की जिम्मेदारी क्यों दी जाती है। अपने स्कूल या स्कूल के बाहर किसी भी औपचारिक कार्यक्रम में कुछ ऐसे उदाहरणों के बारे में सोचें जहां लड़के फूलों को पेश करते हुए दिखाई देते हैं, यदि नहीं तो क्यों। ये भी एक विचार करने वाली बात है। इस तरह से पूरा हो जाएगा, इसको नेक्स्ट कर देंगे हम। तो इस तरह से आपका ये मॉड्यूल नंबर का भाग 3 पूरा हो गया है। इसके बाद हम भाग 4 पे आ जाएंगे। जो भाग 4 है, 3 पूरा हो गया, इसका मॉड्यूल 4 का 4 पार्ट शुरू हो रहा है। भाषा शिक्षण में जेंडर संबंधी चिंताओं का एकीकरण, इसको हम टैप करके स्टार्ट कर देंगे। इसमें लिखा है भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर मुद्दों का समेकन। यह सर्वविदित तथ्य है कि जेंडर सभी विषयों के ज्ञान के निर्माण के लिए एक मूल आधार है। विभिन्न विषयों में लड़कियों और महिलाओं की अदृश्यता एवं कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने की आवश्यकता है। सभी विषयों में दिया गया ज्ञान और जिस भाषा के माध्यम से दिया जाता है वह इस जेंडर असमानता को स्वाभाविक रूप से दर्शाता है। हमें ऐसे ज्ञान को आलोचनात्मक तरीके से चुनौती देनी चाहिए और इन असमानताओं के निवारण हेतु हमें ऐसे ज्ञान का खंडन करना आवश्यक है। आप देख सकते हैं ये चित्र दिए गए हैं इसमें। अतः विद्यार्थियों को भाषा की भूमिका तथा भाषा के द्वारा किस प्रकार शक्ति आधारित भेदभाव स्वाभाविक बनाए जाते हैं, इसके प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है लेख इस तरह से। इसमें गतिविधि दी गई है नीचे। पहले सबसे पहले लिखा है अभिनेत्री, फिर अध्यक्ष, प्रवक्ता, मानव, मानवता, जनशक्ति, विक्रेता, गृहिणी। और उसके बाद फिर लिखा है कि हमें जो बताना है इसमें ये बताना है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए लिंग तटस्थ शब्द बताएं। जैसे अभिनेत्री है तो अगर हम इसका पुरुष लिंग देखें तो वो क्या होगा, वो होगा अभिनेता। इस तरह से अध्यक्ष का अध्यक्ष ही होता है, प्रवक्ता का पुरुष के लिए प्रवक्ता यूज़ करते हैं और स्त्री के लिए भी प्रवक्ता यूज़ करते हैं। मानव, मानवता दोनों के लिए ही यही सब यूज किया जाता है। जनशक्ति लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। विक्रेता दोनों के लिए ही होता है, लेकिन गृहिणी इसी तरह का शब्द ये होता है क्योंकि हाउसवाइफ का मतलब होता है गृहिणी जो घर में रहती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें एक और दिया गया है उदाहरण नंबर 1, वू विल बी निग्थो। मणिपुर के एक राजा और रानी के बारे में कहानी है जिनके 3 बेटे और 1 बेटी है। 3 बेटे होने के बावजूद वे अपनी बेटी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनते हैं और सबसे बड़े बेटे को राजा घोषित करने के पुराने रिवाज को चुनौती देते हैं। ये कहानी मिलेगी आपको मैरीगोल्ड बुक है, कक्षा 5 की इंग्लिश की, उसमें मिलेगी, NCERT की बुक है। इन बिंदुओं पर विचार करें। क्या शारीरिक गुण एक अच्छा शासक होने के लिए पर्याप्त है? क्या लड़कियां, महिलाएं शक्ति और अधिकार वाले पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं? कक्षा में शक्तिशाली एवं निर्णयात्मक भूमिकाओं में स्थानीय महिलाओं के उदाहरण दें। तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है इस तरह से।
तो आपका मॉड्यूल का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें मैं भाग 5, भाग 6 और भाग 7 लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो इसे आप अपने अन्य मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।